हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ठोस अवस्था का 9वां भाग। इसमें हम जानेंगे एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी के उसको भी देखेंगे। एक बात और है आपसे कि ये जो टॉपिक है हॉट स्पॉट है फॉर आईआईटी जेईई नीट एम्स के लिए। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। वेरी नाइस, थैंक। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे डेंसिटी का किसी यूनिट सेल का। तो आप क्या जानते हैं, देखिए एकक कोष्ठिका का घनत्व तो हमको निकालना है डेंसिटी। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। आप पहले से भी जानते होंगे। थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर तो इसको समझेंगे हम लोग। अगर ध्यान से देखें तो घनत्व के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको कि घनत्व होता क्या है। तो आप एक शब्द देख रहे हैं, इसमें दो भाग में ही, एक घन है एक त्वचा है। तो घन का मतलब वो घन नहीं समझना है, यहाँ पे घन वर्ग से बना हुआ घन नहीं है। यहाँ पे घन का मतलब होता है घना, और घना का मतलब समझते हैं आप, जिसमें पास पास चीज़ें ज़्यादा सटी हुई रहती है, इसको कहा जाता है घना। समझ, गज्जिन भी कहा जाता है। और जब ज़्यादा घना होगा चीज़ें, कैसे पता करें कि कोई चीज़ ज़्यादा घना है। तो हम ईंटा लेते हैं और उतने ही आकार का पानी में भरा कोई टब ले लीजिए, कौन ज़्यादा भारी होगा, ईंटा ज़्यादा भारी होगा। यानी दोनों का आयतन तो बराबर है, ईंट का भी और जो जिस बर्तन में पानी लिए उसका भी, लेकिन ईंटे का घन तो ज़्यादा है, यानी उसके आयतन में द्रव्यमान ज़्यादा है। यानी किसी वस्तु के आयतन में जितना वो जगह घेर रहा है, कितना द्रव्यमान है, वो जितना द्रव्यमान है वही उसका घनत्व है। ये घनत्व की ये जो बटा का चिन्ह होता है ना, ये में का अर्थ लेता है, में उसके अंदर, उसके आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है। तो अब शायद आप घनत्व के बारे में समझ चुके होंगे। तो इस तरह भी परिभाषा बोल सकते हैं कि घनत्व क्या है, तो किसी वस्तु के आयतन में उपस्थित उसके द्रव्यमान की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। लेकिन हमें एकक कोष्ठिका के घनत्व के बारे में जानकारी लेना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो हमें एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पता करना पड़ेगा, फिर एकक कोष्ठिका का आयतन पता करना पड़ेगा। आयतन हम लोग जानते हैं कि घनत्व एकक कोष्ठिका घन जैसा होता है, एकक कोष्ठिका घन जैसा होता है। और घन का आयतन हम लोग जानते हैं, अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होती है, इसका ए क्यू होता है। आयतन के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन द्रव्यमान कैसे निकालें, आखिर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होना चाहिए। तो आयतन तो आपको मिल गया ए क्यू। तो देखिए द्रव्यमान के लिए क्या करना पड़ेगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान के लिए देखना पड़ेगा कि एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं, यानी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या पता करना पड़ेगा। अब कोई भी एकक कोष्ठिका क्या है, एकक कोष्ठिका में केवल परमाणु ही तो भरे रहते हैं, अब बाकी खाली स्थान होता है, वो एकक कोष्ठिका घन जैसा होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। इसमें सभी जगह परमाणु घेरे रखे होते हैं, है ना, और जो खाली स्थान होता है उसको छोड़ दिया जाता है। परमाणु से ही तो लेना देना मेन है, तो मेन परमाणु से ही लेना देना है, इसलिए पता करना पड़ेगा कि उसमें कितने परमाणु है। चूंकि सभी परमाणु एक जैसे होते हैं तो किसी एक का द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। तो उसमें कितने परमाणु है और उसमें से एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हम एकक कोष्ठिका घनत्व तो मान लेते हैं डी, और उसके कोर की लंबाई को मान लेते हैं ए पिकोमीटर। क्योंकि एक्स किरण विवर्तन किया जाता है तो पिकोमीटर में ही नापा जाता है उन परमाणुओं के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी।
उनके केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे कोर की लंबाई बन रही है। जैसे ये दो परमाणु ये इस तरह है, इधर है, तो इस केंद्र को मिला के ही एक घन तैयार किया जा रहा है, बाकी भाग कट जा रहा है। तो इस घन का कोर को यहाँ से यहाँ तक को पिकोमीटर में मापा जाता है, वो भी किस विधि से? तो एक्स किरण विवर्तन, एक्सरे के द्वारा, उसके विवर्तन के द्वारा। विवर्तन ये क्या होता है? तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा विवर्तन के बारे में कि जब किसी पदार्थ से होकर, जैसे पदार्थ है, जब इससे हम लाइट बार रहे हैं टारस, तो प्रकाश होकर जाती है, तो जब इस तरह जब वो मुड़ती है इधर से होकर, तो इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के इस एरिया से उसके किनारे से होकर जब मुड़ती है तो उसको विवर्तन कहा जाता है। यानी एक तो परावर्तन होता है जिसमें लौट के सीधा प्रकाश चला जाता है, एक अपवर्तन हो जिसमें पानी में जाके या किसी अन्य माध्यम में जाके मुड़ जाता है, एक विवर्तन होता है इसमें उस पदार्थ से होकर किनारे से मुड़ता है, उसके किनारे से। एक व्यतिकरण होता है जिसमें दोनों किरणें छूटती हैं। तो सब एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इनके। तो यहाँ पे भी जब किसी पदार्थ को एक्सरे क्या करता है, हमारे शरीर के मांस को छोड़ देता है, ठोस चीज़ों का स्कैन कर लेता है। शरीर में हमारे ठोस क्या है? हड्डी है, हड्डी को ये स्कैन कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है। हड्डी जैसे जैसे बना उसके एक एक कण को छाप लेता है, यानी उसका विवर्तन करता है। तो हड्डियों से होकर किनारे से गुजरता है तो हमारा हड्डी का सीम बन जाता है, बाकी किरण आर पार हो जाती है। मांस से होकर आर पार हो जाता है, ऐसा हड्डी को पार नहीं कर पाता है तो हड्डी का छाप बन जाता है। उसी तरह चाहे सोना हो या चांदी हो, किसी भी यहाँ पे रखिए, इस एक्स किरण विवर्तन में क्या कर सकते हैं कि सोना को, चांदी को रखिए, कोई भी पदार्थ रखिए, जब उससे विवर्तन करिएगा तो उसके अंदर कण किस तरह बैठे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में ये जानकारी दे देता है। ये हो गया एक्स किरण विवर्तन। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना। अब आ जाते हैं, तो ए पिकोमीटर मान लिया, सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी इसका कैलकुलेशन किया जाता है, जो हम बाद में देख लेंगे। फिर परमाणुओं की संख्या उसमें मान लेते जेड, क्योंकि एक कोष्टिका में कुछ निश्चित परमाणु ही रह पाते, 1 2 3 4। फिर इन परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान हम मान लेते हैं। मोलर द्रव्यमान होता क्या है? मोलर द्रव्यमान हम लोग जानते हैं, उसकी 1 मोल का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान होता है, जिसको आप लोग परमाणु भार या आणविक द्रव्यमान या परमाणुविक द्रव्यमान के नाम से जानते होंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, तो सब एक ही बात है। आणविक द्रव्यमान या अणु भार या परमाणुविक भार को भी मोलर द्रव्यमान में गिन लिया जाता है, 1 मोल का द्रव्यमान। तो ये बात तो क्लियर हो गया। हम घनत्व के बारे में जान लिए। एक कोष्टिका का घनत्व डी होता है। हमने जाना कि एक कोष्टिका का आयतन ए क्यूब होता है, लेकिन एक कोष्टिका के द्रव्यमान की बात करें तो उसके लिए हमने जाना कि एक कोष्टिका में कितने परमाणु है। तो इसको तो हम जेड लिख देंगे, चलिए इसको जेड लिख दिया। और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो हमें तो ध्यान दीजिए, ये जो मोलर द्रव्यमान है ये अलग चीज है, हाँ यहाँ पे एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो अलग चीज है। कोई भी तत्व लेते हैं, सोना चांदी, जैसे सोडियम तत्व लेते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। इस तत्व का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम होता है, लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 100.022 × 10⁻23 होती है परमाणु होते हैं। अगर आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो ने इस तथ्य को निकाला था, किसी परमाणु के नहीं तत्व के उसके मोलर द्रव्यमान में इतने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे हमें तो एक ही परमाणु का निकालना है, तो ये तत्वों का द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर देंगे। कुल परमाणुओं का द्रव्यमान एम, मोलर द्रव्यमान एक छोटे एक परमाणु का स्मॉल एम मान लेते हैं। अब बात आती है कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान जिसको हम लोग यम से डिनोट कर रहे हैं, यम से कितना होगा।
आखिर कैसे पता करें कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? ये तो पूरे किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान है। उस तत्व में जितने परमाणु हैं उन सभी का ये मोलर द्रव्यमान। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। अभी मैंने फिर से बताया कि कोई तत्व है, उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, वो 1 मोल के बराबर होता है। यानी उसकी 1 मोल क्या है? तो 1 मोल वह मात्रा है जिसमें किसी पदार्थ तत्व का 100.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। ये संकल्पना एवोगाड्रो ने दिया था। तो किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान या अणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान, यौगिक होगा तो आणविक द्रव्यमान, तत्व होगा तो परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है, यौगिक होता है तो आणविक द्रव्यमान लिया जाता है। तो उसी को 1 मोल में मापा जाता है। अगर आप 11 क्लास पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। तो अब मोलर द्रव्यमान हम जान गए कि 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, लेकिन हमें तो एक ही परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। तो इस बात को थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, इन दोनों को मैं केवल बराबर लेता हूँ। मोलर द्रव्यमान कितने परमाणुओं के बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान, इसको हमने यम माना है, 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं के बराबर होता है। हमें 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो एक को क्या करेंगे? तो आपने सुना होगा ये गुणे में है, इसको हम इधर भेज देंगे तो भागे में आ जाएगा। यहाँ पे 1 छोड़ देते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं, तो यम बटा 6.022 × 10⁻23 आ जाएगा। आपको याद होगा कि इसको हम लोग, इतना को हम लोग Na से सूचित करते हैं या N0 से सूचित किया जाता है एवोगाड्रो संख्या को। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान हमें कितना पता चल जाएगा? कैसे निकालेंगे? जितना उसका मोलर द्रव्यमान है उसमें सभी परमाणुओं से भाग दे देना, इतने परमाणुओं से 1 परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। वही काम हमने किया यहाँ पे। चलिए, तो अब इसे लिख देते हैं, मोलर द्रव्यमान m बटा में एवोगाड्रो संख्या n है। इतना बात क्लियर हुआ हमें। तो हमें आयतन पहले से ही पता था, द्रव्यमान भी पता चल गया। अब आराम से इन मान को रख देंगे, हमारा घनत्व का सूत्र मिल जाएगा। पहले इस बात को नोट कीजिए, तब मैं इसे मिटा के ऊपर लिखता हूँ। तो अब हम लोग उसका घनत्व का फॉर्मूला देख लेते हैं। घनत्व के बारे में हम लोग जानते हैं, टी से सूचित किया था हमने। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। हमने देखा था कि एका कोष्टिका का जो द्रव्यमान है m गुणे स्मॉल m था, एका कोष्टिका का द्रव्यमान। फिर उसका आयतन कितना हो जाएगा? एका कोष्टिका का AQ हो जाएगा, क्योंकि वो घन जैसा होता है। ना जाने, अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि m बराबर, इस m का हमने मान निकाला कैपिटल M बटा Na, जहाँ ये एवोगाड्रो स्थिरांक है। इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो d बराबर हमारा हो जाएगा Z गुणे m बटे Na बटे AQ। अब ये तो जानते हैं, इन दोनों में इससे भाग लग रहा है तो ये इसी के पास आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो Z गुणे कैपिटल M बटा में AQ गुणे Na हो जाएगा। तो हमारा D बराबर ये घनत्व तो मिल गया। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, या D बराबर Z गुणे M बटा AQ गुणे Na, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, थोड़ा इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। A यहाँ पे पिकोमीटर में था। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर। यहाँ पे A ले रहे हैं तो A से गुणा कर देंगे, यानी जब A का मान सेंटीमीटर में निकालना होगा तो इतना लेंगे जरूर, 10⁻10। एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, 400, 200, 300 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में इस तरह बदलेंगे। अगर मीटर में बदलना होगा तो
10⁻⁻12 मीटर होता है। इस बात को नोट कीजिए। तब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, आंकिक उदाहरण को, इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग पहला सवाल देखेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि सिल्वर यानी चांदी, एजी जिसका संकेत होता है, सीसीपी जालक बनाता है। जो चांदी होता है उसके कण सीसीपी बनाते हैं। सीसीपी मतलब एफसीसी, फलक केंद्रित एकाक कोष्ठिका, यानी 8 कोने पर और 6 किनारे फलक पर। एक बात पता चल गया तुरंत कि सिल्वर जब सीसीपी बना रहा है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, जेड का मान निश्चित है कि 4 होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। फिर एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर मतलब ए की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है, 408.6। ये बात पता चल गया। एक्स किरण विवर्तन क्या है मैंने अभी आपको बताया। फिर सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, यानी हमें डी अभी निकालना है। डी बराबर वाट, परमाणविक द्रव्यमान दे दिया, जिसको मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, यानी कैपिटल एम का मान 107.9 यूनिट, इसको ESU भी कहा जाता है। इसको आप इस तरह लिखिए, ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल में इतना होता है सिल्वर का द्रव्यमान। बोले थे ना, जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 1 मोल में होता है, इसलिए इसको ग्राम प्रति मोल लिख सकते हैं। अब मैंने बोला कि पिकोमीटर में ही कोर की लंबाई दिया रहता है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, मीटर में भी बदल सकते हैं। अब जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप लेके हल करेंगे, लेकिन सामान्यतः किया जाता है सेंटीमीटर में ही लेके हल किया जाता है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो लिख सकते हैं ए बराबर 408.6 इंटू, हम लोग जानते हैं कि 1 पिकोमीटर में 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है, तो इतना लिख देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, घनत्व की गणना करना है। तो अब हम लोग जानते क्या हैं, डी बराबर, इसलिए डी बराबर जेड इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। एन ए का मान हम लोग जानते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते। तो डी बराबर लिख देंगे, जेड का मान कितना है 4, एम का मान कितना है कैपिटल एम, यहाँ पे स्मॉल नहीं, यहाँ पे कैपिटल एम ही है 107.9 बटे क्या लेना है हमें, ए क्यू, यानी ए का मान लेना है इतना, रख देंगे 408.6 इंटू 10⁻−10 का होल क्यूब गुड़े एन ए का मान कितना होता है 6.022 × 10⁻23। मात्रक नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बटा में आयतन है, तो केजी प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अब ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि अब इसका घन निकालना पड़ेगा, घन निकालना पड़ेगा, इसको क्यों करना पड़ेगा। सिंपल सा मैं तो ये इतना बता देता हूँ आपको कि 4 × 107.9 बटे इसका क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा 408.6 का होल क्यूब। आइए तो आसान है, 10 × 30 10⁻−30 हो जाएगा, और ये 6.022 × 10⁻23। तो ये वाला तो आप हल कर लेंगे कटा के एक जगह, इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा। फिर इसको आप 0.022 को हटा के भी केवल 6 से भी ऊपर भाग कर सकते हैं, इसको आप 108 भी ले सकते हैं, लगभग इसका मान है। तो ये वाला तो काम आसान है। इसको करने के लिए अब इतना इसको गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा,
एक वैदिक मैथ ट्रिक आता है जिसको आप बहुत ही अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको आप सीख सकते हैं। उसका किसी ने पूरा कोर्स ही करा दिया वैदिक मैथ में, उसमें ट्रिक बताया जाता है घनमूल का, क्यूब का निकालने का, बहुत ही फास्ट ट्रिक, तो उसे आप समझ सकते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो 431.6 हो जाएगा। मैंने गुणा कर लिया है आप भी करके देख लीजिएगा। इसका क्यूब निकालते हैं तो इसका क्यूब हो जाएगा 68 21 78 73 88.1 और इसका गुणा 6.022 और जो पावर्स है 10 पे पावर -30 और 10 पे पावर, इसको भी कर लेते हैं। तो 10 पे पावर -30 आधार समान होने पर घात जुड़ जाता है, तो ये प्लस जुड़ जाएगा 23। चलिए अब आगे हल करेंगे। तो 431.6 बटे, उसी तरह इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का, इसका और इसका आ जाएगा 41,080 और 51,11 आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो इनका मान आ जाएगा 10 पे पावर -7, 30 में से 23 गया, -7 बचेगा, इसको ऊपर भेज देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए हम इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 431.6 इंटू 10 पे टू दी पावर -7 बटे 41,080 51,11। इसका हम इसमें गुणा भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से पॉइंट भी ले सकते हैं, पॉइंट भी लेके यहाँ पे, हाँ ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ अब देखिए इसको हम लोग पॉइंट भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 10 पे पावर 6 आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप गुणा कीजिए इसका। तो एक यहाँ पे इसका गुणा होगा तो 7 है 0, तो एक घट जाएगा, 6 0 जुड़ जाएगा इनसे, यानी 431.6 और 6 0 इनसे जुड़ जाएगा। अब बटे ये है 41,080 51,11, इसको भाग करते हैं तो देखिए 4 लगभग शुरू वाला मैच कर रहा है और ये 10 भाग के आगे है, यानी एक बार में ये 10वां भाग जुड़ जाएगा 0.5, इसका आंसर आ जाएगा इसे कटाने पे, यानी ग्राम में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लिया था, ग्राम में लिया था। इसे आप नोट कीजिए, तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा यह पता चला कि जो तांबा है कॉपर Cu वो 3.608 गुणे 10 पे पावर -8 कोष्टिका कोर के साथ, यानी इसके जो कोष्टिका है कॉपर की एक कोष्टिका, उसके कोर की लंबाई कितना है 3.608 गुणे 10 पे पावर -8 कोर के साथ। तो ए बराबर हमें पता चल गया, थोड़ा और पीछे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए बराबर हमें पता चल गया 3.608 गुणे 10 पे पावर -8 पिकोमीटर में ही होगा। चलिए अब देखिए FCC एक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, तो हमें जेड बराबर पता चल गया, FCC है तो 4, FCC है तो 4। यहाँ पे इसका जो ए का मान होगा सेंटीमीटर में ही है, हाँ सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन में दिया है, इसको सेंटीमीटर में ही लेंगे, पिकोमीटर नहीं। फिर एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पता चला, तो ऐसे भी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा यहाँ से, तो घनत्व डी बराबर हमें पता चल गया 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हमें, m बराबर वाट, Na बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 परमाणु होते हैं इतना में। हमें
ये सारी चीज़ें मिल के हमें यम निकालना। हम लोग चूँकि जानते हैं कि डी बराबर जेड इंटू यम बटे ए क्यूब गुणे 10 पे पावर सॉरी एन ए होता है। हमें यम निकालना है परमाणु द्रव्यमान, तो यम को यहीं पर रहने देते, बाकी सभी को इधर भेज देते हैं। इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा, डी गुणे ए क्यूब एन ए कर देता हूँ पहले, एन ए गुणे ए क्यूब अब बटे जेड आ जाएगा। अब इनका मान रखेंगे, डी का मान कितना दिया है 8.92 गुणे एन ए का मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 गुणे ए क्यूब, ए का मान इतना है 3.608 गुणे 10 पे पावर -8 है, 10 पे पावर -8 है। अब चूँकि क्यू है तो टोटल का क्यू करना पड़ेगा और बटे जेड का मान कितना है यहाँ पे 4। तो अब हम इनका गुणा करेंगे। देखिए इसका तो क्या कहा जाता है कि 10, इस पे तो क्यू हो जाएगा 3.608 का क्यू, इसको हम करके देख लेंगे। यहाँ पे इसका क्यू आसानी से हो जाएगा 8 3 24 यानी 10 पे पावर -8 गुणा होगा तो -24 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करने पर आएगा 53 मैंने कर लिया, आप करके देख लीजिएगा 7 1 6 2 4 अगुणे, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 3.608 का होल क्यूब। इन दोनों चलिए पहले इसको लिख देते हैं 10 पे पावर 23 ये हो जाएगा 8 3 24 -24 बटे 4। अब देखिए इसका हम लोग क्यों करेंगे, क्यूब निकालेंगे और इसका हल करेंगे तो -10 आएगा, 23 है ये 24 है, तो इसका माइनस बड़े वाले का आएंगे माइनस चाहिए, तो यही 24 में से एक गया, एक बच गया, -1 बचेगा। इसको तो हम उसी तरह लिख देंगे 53.71624 गुणे इसका क्यूब निकालेंगे तो देखिए इसका क्यूब कितना आएगा, इसका क्यूब आएगा 46.96773171 अब वो कितना हो जाएगा 10 पे पावर -1 और बटे आएगा आपका 4। इसको मैं मिटा देता हूँ, तब इसको आप लिख लीजिए, तब मैं इसे मिटा देता हूँ। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ तब उसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। अब देखिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 25 22.9 29949 आएगा, यहाँ पे गुणे है 10 पे पावर -1 लास्ट वाला और बटे है 4। 10 पे पावर -1 का मतलब 1/10 होता है, यानी इसमें 1/10 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट हल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 4 से कटाइए 4 24 फिर 1 2 बचा 4 3 12 फिर 2.9 है, तो ज़्यादा इसका नहीं हल करेंगे क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, इसको भाग करने पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए मैं तुरंत यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ और इसको 1 मान लेते हैं। 4 वैसे तो 4 7 28 होगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाना क्योंकि कॉपर का द्रव्यमान 63.1 ही मान लिया जाता है, ठीक है, तो इतना काफ़ी होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यू ले सकते हैं या ग्राम प्रति मोल ले सकते हैं, ग्राम प्रति मोल ही लीजिए, ये 1 मोल का द्रव्यमान होता है कॉपर का। इस बात को नोट कीजिए। हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है, अंतः केंद्रित मतलब बीसीसी है। एक बात पता चल गई इसमें हमें कि जो बीसीसी है तो जेड का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बीसीसी 8 कोने पर उनका एक परमाणु और एक केंद्र में 2 हो जाता है। कोर की लंबाई भी देती है यहाँ पे, ए बराबर 288 पिकोमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि घनत्व भी हमारा सेंटीमीटर में ही दिया है इसीलिए। तो 288 × 10 पे पावर
-10 सेंटीमीटर। फिर तत्व का घनत्व भी दे दिया D बराबर 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ज्ञात क्या करना है यहाँ पे? ज्ञात करना है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। अब देखिए यहाँ पे अब घनत्व नहीं पूछ रहा ना, आयतन पूछ रहा है, द्रव्यमान सीधा पूछ रहा है कि 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे Z दिया है, A दिया है, D। हम लोग घनत्व में क्या जानते हैं, Z होता है, फिर हाँ Z होता है, M होता है, AQ होता है, Na होता है। लेकिन हमें ये सबसे लेना देना अब नहीं है, हमें क्या निकालना है, 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये जो घनत्व होता है पूरे क्रिस्टल का होता है और निकाला कैसे जाता है, एक ही एकक कोष्ठिका के माध्यम से। तो पहले हम लोग एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लेते हैं। इस एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं, यानी एकक कोष्ठिका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ठीक रहेगा। एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, ये A है, AQ ले लेंगे। AQ का मतलब 288 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.39। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आप भी करके देख लीजिएगा। हाँ 2.39 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, इस बात को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 2.39 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसे हल करने पर AQ करेंगे तो इसका क्यों निकालेंगे। तो हमने एकक कोष्ठिका का आयतन क्यों निकाला, क्योंकि जो 200 ग्राम तत्व है, मान लीजिए तत्व कौन सा तत्व नहीं पता, मान लीजिए तत्व इतना दूर में फैला हुआ है और इसका द्रव्यमान है 208 ग्राम। तो इसमें कई सारे एकक कोष्ठिकाएं होंगी इसके अंदर। हमें इस पूरे एकक पूरे 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं उनको बताना है, परमाणु की संख्या बताना है। हम जानते हैं 208 ग्राम बहुत ज़्यादा मात्रा है, उसमें एकक कोष्ठिका बहुत छोटी सी मात्रा है। एकक कोष्ठिका का आयतन पता चल जाए और इस 208 ग्राम का आयतन पता चल जाए तो हम इस 208 ग्राम में इस एकक कोष्ठिका के आयतन से भाग दे देंगे तो पहले तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने एकक कोष्ठिका हैं। मतलब बड़ा सा पदार्थ है, ठीक, तो बड़ा सा पदार्थ मान लेते हैं और उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे एकक कोष्ठिकाएं बने होंगे। बड़े से पदार्थ के अंदर कई सारे छोटे छोटे एकक कोष्ठिकाएं एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस बड़े से पदार्थ में कितने एकक कोष्ठिकाएं हैं कैसे पता करें, तो जितना जगह ये छेक रहा है और ये जितना जगह छेक रहा है, इन दोनों का भाग कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इस इतने बड़े में ये कितना जगह छेक रहे हैं, यानी कितने हैं, ये इनकी संख्या पता चल जाती है। यानी बड़े वाले का आयतन निकाल के छोटे वाले का आयतन निकाल के हम भाग कर देते हैं। इसीलिए मैंने एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 208 ग्राम का आयतन निकालना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे हम लोग 208 ग्राम तत्व का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। आयतन को इधर भेज दिए तो घनत्व इधर चला आएगा, यानी हो जाएगा द्रव्यमान बटा में घनत्व। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। द्रव्यमान तो यही है, 208 ग्राम तत्व यही द्रव्यमान है। घनत्व कितना है, तो पूरे क्रिस्टल का घनत्व दे दिया है 7.2। इसको अगर आप भाग करेंगे तो आएगा आपका, देखिए 7.2, 7 दूना 14, 7 तो 8 56, लगभग 28.88 आ जाएगा। 28.88
अब चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसका आयतन निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है दिमाग। अब देखिए, अब हम लोग आयतन इस 208 का भी निकाल लिए और 1 एकक कोष्ठिका का भी निकाल लिए। मैंने क्या बोला, एक बड़े से क्रिस्टल में छोटे छोटे एकक कोष्ठिका हैं, तो उस बड़े क्रिस्टल के आयतन में छोटे क्रिस्टल के आयतन से भाग कर दें तो पता चल जाएगा कितना उसमें ये छोटे छोटे एकक कोष्ठिका भरे। लेकिन हमें तो परमाणु संख्या निकालना है, तो हम एकक कोष्ठिका क्यों निकाल रहे हैं? हमें एकक कोष्ठिका का संख्या पता चल जाएगा तो हम ये जानते हैं कि 1 एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु रह सकते हैं। अब चूंकि BCC है तो 1 एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु रहते हैं। हमें सारा एकक कोष्ठिका का संख्या पता चल जाएगा, तो इस 2 से गुणा कर देंगे। हमारे जितने एकक कोष्ठिका है उसमें 2 से गुणा करेंगे तो सारा परमाणु की संख्या हमें पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर मैं इसको लिख रहा हूँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालेंगे। एकक कोष्ठिकाओं की 208 ग्राम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, इस तरह मैं लिख देता हूँ। हाँ, 208 ग्राम में एकक कोष्ठिका का पहला संख्या निकालेंगे। कोष्ठिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा, इसका आया पूरा 208 का आयतन कितना है, 28.88, और छोटे वाले का आयतन कितना है, 2.39 × 10⁻⁻⁻। इसको कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 12.08 × 10⁻23 आ जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा, 23 हो जाएगा प्लस में। चलिए, हमें 208 ग्राम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या पता चल गया कि 12.08 × 10⁻23 एकक कोष्ठिका है इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि BCC में परमाणु की संख्या बराबर, परमाणु की संख्या बराबर कितना होता है, 2 होता है, Z का मान। इसलिए 208 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे एकक कोष्ठिका इतना है, इन सभी में 2-2 परमाणु है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 × 12.08 × 10⁻23, तो आंसर हो जाएगा 24। 12 दूना 24, 8 दूना 16, हाँ 16, और ये हो जाएगा 12 दूना 24 पॉइंट × 10⁻23 परमाणु हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।